हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडी साइंस क्लासेस। आज हमने लेक्चर सेकंड करना है बेटा, शूट अपना हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का। कल हमने इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ा था इस चैप्टर का। आज उसी से आगे फर्दर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कल पढ़ा था बेटा कि दो तरह की रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था, अब डिटेल में बता रही हूँ बेटा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, साथ साथ में नोट करना है आपको। इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन It is a type of reproduction in which single parent is involved। पहली बात तो क्या याद रखोगे कि इसके अंदर हमेशा सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है एंड does not leads to फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, और ना ही इसके अंदर गैमीट की फॉर्मेशन होती है। देखो बेटा, जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ना, वहां मेल्स के अंदर मेल गैमीट बनेगा, फीमेल्स के अंदर फीमेल गैमीट बनेगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार का ना तो गैमीट बनता है और सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो उस टाइप को क्या बोलेंगे हम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में ये बहुत ही ज्यादा फास्ट प्रोसेस है। जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं बेटा जो 30 मिनट्स के अंदर डबल हो जाते हैं। अगर 10 है तो 20 हो जाएंगे, 20 है तो 40 हो जाएंगे। यानी कि दिस प्रोसेस इज फास्टर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फास्टर प्रोसेस होती है, ये जल्दी हो जाती है। और ज्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता कौन है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इट इज मोस्टली परफॉर्म्ड बाय unicellular organisms। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बेटा, क्या बताया मैंने, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, गैमिट की फॉर्मेशन नहीं होगी। इसके अलावा ये बहुत ही ज्यादा फास्ट प्रोसेस है। और करता कौन है इनको, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एग्जांपल है जैसे बैक्टीरिया, फंगस, यीस्ट एटसेट्रा। वो मैं आपको आगे आगे बताती जाऊंगी जब मैं आपको टाइप समझाऊंगी। तो ये तो हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा पहला टाइप क्या है, बाइनरी फिजन। कल भी मैंने आपको बताया था, बाइनरी फिजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने आप को स्प्लिट करके एक से दो में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल पहले आप समझो, जैसे मान लो कि एक अमीबा है। अमीबा की रफ शेप होती है। अब ये जो अमीबा है, इसके अंदर ये तो हो गया इसका न्यूक्लियस। पहले तो आपको अमीबा लाइफ प्रोसेस चैप्टर में भी अमीबा का डायग्राम है, इसीलिए अमीबा का डायग्राम अच्छे से रिवाइज करना है कि ये अमीबा का क्या है, न्यूक्लियस। और ये अमीबा की क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है ये। और ये हो गया इसका साइटोप्लाज्म। अब जब इसको बाइनरी फिजन करना होगा तो क्या होगा, सबसे पहले इस अमीबा के अंदर, जैसे ये अमीबा है, ये आपको डायग्राम भी बनाना है। ये अमीबा है, इसका जो न्यूक्लियस है ना बेटा, वो एक से दो बन जाएंगे। यानी कि इसके अंदर कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, एक न्यूक्लियस है ना इसका। इस न्यूक्लियस ने अपनी डुप्लीकेट कॉपी जनरेट कर दी है। तो यहां से एक से कौन कितने न्यूक्लियस हो गए, दो। इसको बोलेंगे बाई न्यूक्लिएट कंडीशन। बाई न्यूक्लिएट कंडीशन का मतलब है अब इसके अंदर कितने न्यूक्लियस हो चुके हैं बेटा, दो न्यूक्लियस हो गए। ऐसे दो न्यूक्लियस होने के बाद अब क्या होगा, अब इसका साइटोप्लाज्म हाफ में कट हो जाएगा। यानी कि यहां से एक कट लग जाएगा, और कट लगने के बाद यहां से दो अमीबा तैयार हो जाएंगे। क्या समझ में आया, पहले एक पेरेंट अमीबा था, इसको आप लिख सकते हो ये पेरेंट अमीबा है। ये क्या है,
पेरेंट अमीबा। पेरेंट अमीबा में क्या हुआ बेटा, उसका एक न्यूक्लियस था, उससे उसके दो न्यूक्लियस बन गए, तो ये बन गए इसके दो न्यूक्लियस, जिसको आपने क्या बोला, बाई न्यूक्लिएट कंडीशन। जैसे ही बाई न्यूक्लिएट कंडीशन हुई, अब जो उसका साइटोप्लाज्म है वो कट हो जाएगा, और कट होने के बाद एक से कितने अमीबा बन गए, दो अमीबा बन गए, इसको आप बोलोगे डॉटर अमीबा। ये क्या है, डॉटर अमीबा। तो इसमें बाइनरी फिजन में जो पेरेंट था ना, वो कंप्लीटली लॉस्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि वो पहले जो पेरेंट था उसी से ही दो उसके डॉटर अमीबा बन गए, यानी कि पेरेंट अब जिंदा नहीं रहा है, क्योंकि पेरेंट से ही दो बच्चे बन गए हैं। ये याद रखोगे आप। इसकी डेफिनेशन भी आपको लिखनी है। डेफिनेशन है इसकी, इट इज टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन in which single organism split into two daughter young one। एक ऑर्गेनिज्म से कितने यंग वन बन गए बेटा, उसके स्प्लिट होने से दो यंग वन बन गए, उसको बोलेंगे बाइनरी फिजन। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपको क्या याद रखना है, अमीबा। और ये वाला डायग्राम भी आपको याद रखना है, ये आपको नोटबुक में बनाना भी है। एक अमीबा था, सिंगल न्यूक्लियस था, उसने पहले अपने न्यूक्लियस डबल किए, फिर उसके अंदर से साइटोप्लाज्म कट हो गया, और एक से कितने अमीबा बन गए, दो अमीबा बन गए। ये हो गया बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में हमेशा याद रखना, दो ही ऑर्गेनिजम्स में वो कन्वर्ट होता है, दो से ज्यादा में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या हो जाएगा, अब मल्टीपल फिजन में एक ऑर्गेनिज्म स्प्लिट करके दो से ज्यादा यंग वंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम, इट इज टाइप ऑफ asexual reproduction in which single parent split and produce more than two offspring। दो से ज्यादा बच्चों में टूट जाएगा वो, एक नहीं। उसमें तो बेटा दो थे ना, भी एक ऑर्गेनिज्म स्प्लिट करके कितने ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, दो। इसमें एक ऑर्गेनिज्म सिंगल पेरेंट जो है स्प्लिट करके दो से ज्यादा में कन्वर्ट होगा। इसका एग्जांपल याद करना है आपको, प्लास्मोडियम। कल भी बताया था मैंने आपको, प्लास्मोडियम क्या करता है, इट कॉजेज मलेरिया टू अस। ये हमें क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है बच्चों। अब इसका डायग्राम भी आपको याद रखना है। जैसे ये हो गया प्लास्मोडियम, प्लास्मोडियम के अंदर पहले सिंगल न्यूक्लियस होता है, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये इसकी क्या होगी बेटा, सेल मेम्ब्रेन, और ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ये हो गया इसका साइटोप्लाज्म। अब प्लास्मोडियम क्या करेगा, जब इसको ऐसा लगता है ना बेटा कि थोड़ा इसके अनफेवरेबल समय, इसके लिए बुरा समय है, तो ये क्या करता है, प्लास्मोडियम एक न्यूक्लियस की जगह बहुत सारे न्यूक्लियस बनाने लग जाता है। अब अमीबा में तो क्या था, एक से दो न्यूक्लियस बने थे, इसमें दो से ज्यादा बन जाएंगे, मतलब गिनती भी नहीं होगी, इतने न्यूक्लियस बन जाएंगे, मतलब मोर देन टू। याद रखो आप, बहुत सारे ही अपने अंदर क्या बना लेगा, बहुत सारे ही अपने अंदर न्यूक्लियस बना लेगा। इस कंडीशन को अब आप क्या बोलोगे, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। वहां कौन सी कंडीशन बनी थी, बाई न्यूक्लिएट कंडीशन, यहाँ क्या बन गई, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। क्या होती है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, जब दो से ज्यादा न्यूक्लियस बने, वहां दो न्यूक्लियस थे, यहाँ दो से ज्यादा न्यूक्लियस बन गए हैं। अब इसमें क्या होगा बेटा, जितने न्यूक्लियस बने हैं ना, उतने ही प्लास्मोडियम बन जाएंगे।
वहां तो दो थे तो दो अमीबा बने हैं, यहाँ पे जितने भी क्या बने हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में जितने न्यूक्लियस बने उससे क्या हो जाएगा, मोर देन 2 प्लाज्मोडियम बन जाएंगे इससे। तो इसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल फिजन। कई बार पेपर में आ जाता है बेटा कि डिफरेंशिएट बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, दोनों में डिफरेंस बताओ। तो बाइनरी फिजन में क्या बताओगे, सिंगल पेरेंट स्प्लिट इनटू 2 न्यू ऑर्गेनिजम्स, अमीबा एग्जांपल है। और मल्टीपल फिजन में क्या है, एक ऑर्गेनिज्म स्प्लिट करके मोर देन 2 ऑफस्प्रिंग में डिवाइड हो गया। और इसका एग्जांपल क्या है, प्लाज्मोडियम। ये इसका आपको बोर्ड में डायग्राम बनाकर आना है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया मल्टीपल फिजन। उसके बाद आता है बडिंग। अब बडिंग क्या है, बडिंग प्रोसेस में जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में उसी का छोटा सा वर्जन यानी कि उसी का छोटा सा बड उसकी बॉडी में अटैच हो जाएगा, जिसको हम बड बोलेंगे। कुछ समय तो वो बड उसी से खाना लेगा और फिर जब उसे लगेगा वो अकेला सरवाइव कर सकता है तो वहां से हटकर वो नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या है, it is type of asexual reproduction in which a bud grows on parent body। पहले बड ग्रो होगा, आफ्टर some maturity it detaches, deattaches मतलब हट जाएगा, it detaches from parent body and leads separate life, अलग से जिंदा अपनी लाइफ जीने लग जाएगा। मतलब पहले बड जो है पेरेंट के साथ अटैच रहेगा, तब तक अटैच रहेगा बेटा जब तक कि वो उससे नरिशमेंट ले रहा है, वो पूरी तरह से अकेला रह नहीं सकता, तब तक वो अपने पेरेंट के साथ अटैच रहेगा। फिर वहां से हटकर अपनी कंप्लीट लाइफ अलग जिएगा, इसको बोलते हैं बडिंग। बडिंग में एग्जाम्पल किसका याद रखना है बेटा आपको, एक पानी के अंदर एनिमल होता है हाइड्रा, पानी में एक एनिमल होता है बेटा हाइड्रा। हाइड्रा जब आप आगे 11th क्लास में पढ़ोगे ना तब डिटेल में पढ़ोगे हाइड्रा कैसे क्या काम करता है। अभी आप सिंपल तरीके से समझो, हाइड्रा क्या होता है, पानी में ना फिक्स होता है और ऐसा कुछ दिखता है और इसके ना इस तरह से टेंटेकल्स होते हैं। ओह देखो बच्चों, इसके ऐसे टेंटेकल्स होते हैं, मतलब एंटीने होते हैं इसके ऐसे, ये पूरी बॉडी में इसके 360 डिग्री पे ऐसे लगे होते हैं, ठीक है। ये इसके क्या है, एंटीने है, टेंटेकल्स हैं, दीज आर दी टेंटेकल्स। और ये है ना जो बेटा, ये जो मैंने बनाया ये इसका माउथ है और ये इसकी बॉडी है। ये प्लांट की तरह जमीन पर फिक्स होते हैं समुद्र में, ये हिलते डुलते नहीं है, बस इनके टेंटेकल्स मूव करते हैं और इन टेंटेकल से ही खाना पकड़ पकड़ के ये खाते हैं। 360 डिग्री पे पूरी बॉडी पे इनके ये टेंटेकल्स लगे होते हैं। अब हमें इसके स्ट्रक्चर में इतना डिटेल में नहीं जाना, हमें जानना है ये बडिंग कैसे करेगा। तो ये पेरेंट है, ठीक है बेटा, ये पेरेंट हो गया। अब इस पेरेंट के ऊपर ही एक छोटा सा हाइड्रा और लग जाएगा, जैसे यहां लगा दो एक छोटा सा हाइड्रा, और ये उस हाइड्रा के टेंटेकल्स हो गए। पहले तो बड बनेगा, दोबारा बनाना, ये पहले तो सिर्फ बड बनाओ, ये बड बन गया, इसको क्या बोलोगे आप कि ये क्या बन गया है, बड। फिर कुछ समय बाद क्या होगा बेटा, कुछ समय बाद ये जो पेरेंट है इसके ऊपर जो बड बना था वो एक छोटे से हाइड्रा में कन्वर्ट हो गया। देखो बिल्कुल, मतलब पहले तो एक सिंपल बड बनाया है, डायग्राम में एकदम से हाइड्रा मत बना देना, उससे तो ये लगेगा कि भाई हाइड्रा के ऊपर हाइड्रा ही लगा, नहीं, पहले हाइड्रा के ऊपर एक छोटा सा बड बनाओगे आप बोर्ड में सॉरी फिर इसको आप यंग हाइड्रा में कन्वर्ट कर दोगे अगले डायग्राम में, और ये अपना पेरेंट हाइड्रा हो गया। अब ये दो डायग्राम बनाने के बाद
आप सिंपली नीचे लिख सकते हो कि अब मैच्योरिटी होने के बाद ये हाइड्रा यहाँ से अलग हो जाएगा और पेरेंट हाइड्रा अलग और यंग वन वाला जो हाइड्रा है वो अलग। समझ में आया बेटा? मतलब एक हाइड्रा था, उस पे बड बना, बड बनने के बाद वो धीरे धीरे हाइड्रा में कन्वर्ट हो गया, छोटे हाइड्रा में, फिर वो उससे नरिशमेंट लेगा और कुछ समय बाद वहां से अलग होकर अपनी सेपरेट लाइफ जिएगा। दिस इज नोन एज बडिंग। तो बडिंग हो गया, बाइनरी फ्यूजन हो गया बेटा। अब बडिंग के भी ना कुछ टाइप हैं जो पिछले साल पेपर में आए थे, ठीक है? तो वो बडिंग की टाइप देखो, आसान से टाइप है। एक होता है इंटरनल बडिंग, इंटरनल बडिंग, और एक होता है एक्सटर्नल बडिंग। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो पिछले डायग्राम में बडिंग हुई है, पहले तो समझो इंटरनल और एक्सटर्नल बडिंग क्या है। अगर तो बड किसी भी पेरेंट की बॉडी के अंदर बने, ध्यान से सुनो, बड कहां बने? पेरेंट की बॉडी के अंदर बड बने तो उसको बोलेंगे इंटरनल बडिंग, और अगर पेरेंट की बॉडी के बाहर बड बने तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल बडिंग। अब आप खुद बताओ, ये जो हाइड्रा में बडिंग हुई थी, जो हाइड्रा में बडिंग हुई थी, ये इंटरनल बडिंग थी या एक्सटर्नल? तो ये एक्सटर्नल बडिंग थी, क्योंकि बड कहां बना है? बड बना है जो उसकी बॉडी है हाइड्रा की, उसके बाहर लगा है बड। बाहर लगता है तो एक्सटर्नल बडिंग बोलते हैं और अंदर लगता है तो इंटरनल बडिंग बोलते हैं। तो आपने याद रखना बेटा, इंटरनल बडिंग क्या है? इन दिस प्रोसेस बड फॉर्मेशन टेक प्लेस इनसाइड द पेरेंट बॉडी। अगर बड कहां बना है? पेरेंट की बॉडी के अंदर बनेगा तो उसको बोलोगे आप इंटरनल बडिंग। और अगर ये क्या कहां लग रहा है, बड कहां बन रहा है? इफ बड फॉर्मेशन टेक प्लेस आउटसाइड द पेरेंट बॉडी, अगर बाहर बन रहा है तो आप क्या बोलोगे? एक्सटर्नल बडिंग। अब तुम्हें याद रखना है एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? जब तुम एनिमल किंगडम पढ़ते हो ना 11th क्लास में, अभी तो तुम्हें मालूम नहीं है, सबसे पहला जो एनिमल्स हमारी धरती पे उसमें पानी में आए थे वो हैं स्पोंजीज। स्पोंजीज याद रखोगे आप। जो स्पोंजीज होती है ना, उनके अंदर इंटरनल बडिंग होती है। स्पॉन्जिस के अंदर जो बड हैं वो अंदर बनते हैं। सबसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स है, सबसे सिंपल एनिमल्स हैं। ऐसे एनिमल है जिसकी फोटो देख के तुम यूं भी नहीं बोलोगे कि ये एनिमल्स हैं। पानी में मिलते हैं, समुद्रों में मिलते हैं। अच्छा, एक्सटर्नल बडिंग का एग्जाम्पल याद करना है आपने, हाइड्रा, जो मैंने अभी तुम्हें पीछे समझाया है। तो स्पॉन्जिस हो गया इंटरनल बडिंग और हाइड्रा हो गया एक्सटर्नल बडिंग। अब अगला देखो, स्पोर फॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोर फॉर्मेशन में, स्पोर फॉर्मेशन क्या है बेटा? अब जैसे रेनी सीजन चल रहा है, वैसे फिलहाल जुलाई का महीना, अगस्त का महीना जो होता है, ये जो महीना होता है ना, इसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है। अब मॉइस्चर होगा तो उसका मतलब क्या है बेटा? ज्यादा मॉइस्चर होने की वजह से हमारे जो एटमॉस्फेयर में है, नमी ज्यादा होने की वजह से फंगस सबसे ज्यादा ग्रो करती है। कोई भी चीज है ना, कोई भी फूड आइटम है, इस सीजन में सबसे जल्दी खराब होती है। चाहे वो हमारे फ्रूट्स हैं, चाहे वो हमारी सब्जी है, चाहे कच्ची सब्जी है, चाहे पकी हुई सब्जी है, चाहे गुंदा हुआ आटा है, ये जो जितने भी फूड आइटम्स होती हैं बेटा, इस सीजन में सबसे ज्यादा खराब होती हैं। कारण क्योंकि नमी का मौसम है और इस समय में फंगस सबसे ज्यादा ग्रो करती है। और फंगस मैंने आपको क्यों बताया अभी? क्योंकि फंगस क्या करती है? स्पोर फॉर्मेशन करती है। अगर हम घर में नींबू रख लें, कुछ समय बाद आप क्या देखोगे, उस नींबू के ऊपर व्हाइट व्हाइट कलर की कोटिंग हो जाएगी। वो कोटिंग क्या होती है? वो फंगस के स्पोर्स होते हैं, और वो स्पोर्स बनाकर उनके स्पोर्स से नई फंगस पैदा होती है। यानी कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, फंगस स्पोर फॉर्मेशन में, it is type of asexual reproduction
in which organism produce स्पोर्स। सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या प्रोड्यूस कर देगा बेटा, अपने स्पोर प्रोड्यूस कर देगा। फिर क्या होगा, अंडर गुड कंडीशंस या अंडर बेटर कंडीशंस स्पोर कन्वर्ट्स इनटू न्यू ऑर्गेनिजम्स। मतलब उन स्पोर से उनके बच्चे पैदा हो जाएंगे। यानी कि पहले तो उन्होंने स्पोर बनाए और उन स्पोर्स से ही उसके नए बच्चे पैदा हो जाएंगे जब अच्छा समय आएगा तब। सबसे ज्यादा स्पोर फॉर्मेशन कौन करता है प्यारे बच्चों, तो सबसे ज्यादा स्पोर फॉर्मेशन करती है एक तो बैक्टीरिया और एक फंगस। बैक्टीरिया और फंगस सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। अब इसका डायग्राम कैसे है, एक ना ब्रेड के ऊपर फंगस लगती है जिसको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं या राइजोपस बोलते हैं। इसका डायग्राम ऐसा होता है बेटा, देखो अगर तुम छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा लो जिसमें फंगस लगी हुई है और उसको तुम देखो माइक्रोस्कोप में, तो तुम्हें वो डायग्राम दिखेगा जो मैं अभी बना रही हूँ। फंगस, ये जो राइजोपस या फिर ब्रेड मोल्ड फंगस होती है ना, ये कुछ ऐसी दिखती है, ऐसे करके। अब तुम इसके डायग्राम में क्या देख रहे हो, ऊपर दो बैलून जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हो। इन बैलून जैसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। ये क्या बनाया मैंने, स्पोरेंजियम, ये वाला भी और ये वाला भी। ये जो ऊपर दो स्ट्रक्चर बने हैं बैलून जैसे, ये तो है स्पोरेंजियम, और ये जो नीचे है ना इसको बोलते हैं हाइफा। ये क्या है, हाइफा। ये ब्रेड मोल्ड का डायग्राम बना रही हूं बेटा मैं। अब क्या होगा, इस स्पोरेंजियम के अंदर ही बनेंगे स्पोर। अभी मैंने क्या बताया आपको कि ये स्पोर बनाते हैं, तो इस जो ये स्पोरेंजियम है ना बेटा, इसके अंदर इस तरह से स्पोर बन जाते हैं। ये है इसके स्पोर। समझ में आया, इन्होंने स्पोर बना लिए। अब जब इनको ये लगेगा कि अब हमें रिप्रोडक्शन करना चाहिए, तो ये क्या करेंगे, यहां से इनकी स्पोरेंजियम की वॉल टूटने लगेगी बच्चों, जैसे यहां से टूट जाए थोड़ी थोड़ी ऐसे। ये टूट गई और टूटने के बाद क्या होगा, इनके जो ये स्पोर हैं ये ऐसे रिलीज हो जाएंगे बाहर। ये क्या हो गया, रिलीज हो गए स्पोर्स। क्या बताया मैंने आपको, पहले इन्होंने स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर बनाए, जब इन्हें लगा भाई रिप्रोडक्शन करना चाहिए तो इनकी जो स्पोरेंजियम की कवरिंग है ना वो टूट गई, और टूटते ही सारे स्पोर क्या हो गए बेटा, बाहर रिलीज हो गए। अब वो जो रिलीज स्पोर्स हैं उनसे क्या बन जाएगी, न्यू फंगस। समझ में आया है, स्पोरेंजियम में पहले स्पोर बने हैं, फिर जब उन्हें लगा अब रिप्रोडक्शन करना चाहिए तो उन्होंने अपनी स्पोरेंजियम की बॉल तोड़ दी और वहां से नए स्पोर्स पैदा हुए हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। ये बैक्टीरिया भी करती है, ये फंगस भी करती है। ये जो स्पोर्स होते हैं ना बेटा, इतने ज्यादा रेसिस्टेंट होते हैं कि जल्दी से डैमेज नहीं होते। इसीलिए इस मौसम में अगर कोई भी आपकी खाने की आइटम बाहर आप छोड़ के फ्रिज में नहीं रखते, उसको छोड़कर अगर आप सो भी जाते हो ना रात को, तो लगभग उसके अंदर स्पोर की फॉर्मेशन हो जाती है। अगले दिन वो हमारे खाने लायक नहीं है, वो डेंजरस हो चुके हैं। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा हमारे घरों में अचार होता है, अचार का डिब्बा है। अब अचार के डिब्बे में ना, जैसे ये अचार है, इसमें थोड़ी थोड़ी फंगस लगी होती है यहाँ से। तो मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। यहाँ थोड़ा थोड़ा व्हाइट व्हाइट कलर का तुम्हें उस अचार में दिखेगा, दागे दागे से। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं ये तो बस थोड़ी सी जगह पे ही है, हम उसको चम्मच से हटा के नीचे से अचार निकाल लेते हैं। तो ये गलत तरीका है, क्योंकि फंगस के जो स्पोर्स होते हैं ना, वो जहां दिख रहे हैं सिर्फ वही नहीं है, वो क्या पता नीचे भी ग्रो कर रहे हैं लेकिन अभी विजिबल नहीं हुए हैं। तो अचार में अगर फंगस लग चुकी है तो उसको टोटली डिस्कार्ड कर दो, उसको टोटली फेंक दो, क्योंकि वो डब्बे में ऊपर ऊपर नहीं है, वो नीचे भी है, और मतलब वो अचार जो है वो खाने लायक नहीं रहा है।
दूसरा हमारे घर में बेटा अनियन यानी कि प्याज आता है। अब कई बार जब हम प्याज छीलते हैं ना तो ब्लैक ब्लैक कलर दिखता है हमें, ठीक है। वो ब्लैक कलर का जो पाउडर होता है वो भी एक, हम सोचते हैं ब्लैक कलर का जो लगा हुआ है कलर है ब्लैक, ये कुछ नहीं है, हम बिना प्याज धोए ही उसको काट लेते हैं। तो आपको याद रखना बेटा जो प्याज होता है ना उसके ऊपर भी ब्लैक ब्लैक कलर की कवरिंग, ऐसे ऐसे कहीं कहीं ब्लैक ब्लैक कलर लगा होता है, कई बार सैलेड काटते समय भी। ये भी एक फंगस है, इसका नाम है एस्परजिलस नाइजर। तुम सिर्फ इतना याद रखो ये भी एक ब्लैक कलर की फंगस होती है। कभी भी उस प्याज को बिना अच्छे से धोए 2-3 बार धोकर फिर ही उस प्याज को खाना चाहिए, क्योंकि उस पे भी क्या ग्रो रखी है, फंगस ग्रो रखी है, ठीक है। उसको ऐसे ही कलर मत समझो कि सल्फर रिएक्ट कर गया है, कुछ कह देते हैं कि सल्फर होता है प्याज में, वो रिएक्ट करके ब्लैक कलर दे दिया उसने, ऐसा कुछ नहीं है। वो ब्लैक कलर इसलिए है क्योंकि उस पे फंगस आ चुकी है, तो आपको उसे अच्छे से क्लीन करके धोकर फिर ही काटना चाहिए, चाहे सब्जी चाहे सैलेड के लिए काटो। तो ये हो गया हमारा स्पोर फॉर्मेशन। तो अभी हमने आज कितने टाइप पढ़े बेटा, हमने आज बाइनरी फिजन पढ़ा है, बडिंग पढ़ा है, उसके बाद हमने स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है, बाकी का हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच।